नमस्कार, मैं हूँ राजेश श्रीवास्तव। आज उत्तर प्रदेश में जिस विषय की सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही है, वो है आजमगढ़ और रामपुर का चुनाव। ये दोनों लोकसभा चुनाव के परिणाम आज जब आए हुए हैं, तब इस बात की सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही है कि ये भारतीय जनता पार्टी की बड़ी जीत है या समाजवादी पार्टी की बड़ी हार। दरअसल अगर मेरी नज़रों से देखें तो मैं निश्चित रूप से ये कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी की उतनी बड़ी जीत नहीं है जितनी बड़ी हार समाजवादी पार्टी की है। आज की इन परिणामों का अगर आप ठीक से विश्लेषण करेंगे तो पाएंगे कि समाजवादी पार्टी ने जिस तरह की लड़ाई लड़नी शुरू की थी चुनाव के समय से ही आजमगढ़ और रामपुर में, तभी से माना जा रहा था कि अखिलेश यादव की रणनीति पता नहीं किस तरह की है और उस पर तमाम सारे सवाल उठाए जा रहे थे। लेकिन लोगों को लग रहा था कि जब परिणाम आएंगे तो शायद सपा खेमे की रणनीति कामयाब हो जाएगी और अखिलेश यादव समाज यानी कि उनकी समाजवादी पार्टी यहाँ से दोनों लोकसभा सीटों का चुनाव जीतेगी। ये समाजवादी पार्टी की बड़ी हार इसलिए है क्योंकि यहाँ यह दोनों सीटें समाजवादी पार्टी के पास थीं। एक आजमगढ़ सीट से अखिलेश यादव चुनाव जीते थे और रामपुर से आजम खान चुनाव जीते थे, लेकिन दोनों ने सांसद पद से इस्तीफा देते हुए यानी लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा देते हुए दोनों सीटें रिक्त की थी। इसलिए दोनों सीटों पर सपा आश्वस्त की कि ये दोनों उनकी सीटें हैं और निश्चित रूप से ये उनका गढ़ था। आजमगढ़ भी उनका गढ़ था और रामपुर तो आजम खान का कद माना जाता है कि वहाँ पर उनको कद हराने के लिए कोई सोच भी नहीं सकता था। लिहाजा दोनों लोग आश्वस्त थे और दोनों जगहों पर समाजवादी पार्टी बेसुध होकर के चुनाव लड़ रही थी। यहाँ बेसुध का मैं शब्द इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूँ कि वास्तव में समाजवादी पार्टी ने इन दोनों सीटों की कभी सुध नहीं ली। आप इसी से समझ सकते हैं कि आजम खान ने रामपुर में जिस तरह से जेल से निकलने के बाद अपनी जेल की व्यथा को सुना सुना करके इमोशनल कार्ड खेला, उनको लग रहा था और समाजवादी पार्टी ने रामपुर की सीट पर आजम खान के कहने पर ही टिकट दिया। लेकिन जेल से छूटने के बाद आजम खान और अखिलेश के बीच में जिस तरह की दूरियां थीं, जिस तरह के बयान सामने आ रहे थे, अखिलेश यादव जेल से छूटने के बाद आजम खान से मिलने नहीं गए, जिसको लेकर के आजम खान के समर्थकों में अखिलेश के प्रति अच्छा खासा रोष था। जब आजम खान अस्पताल में भर्ती हुए तब उन्हें देखने के लिए अखिलेश जरूर पहुंचे और उसी दिन मात्र 30 मिनट की बातचीत हुई दोनों लोगों के बीच में और कहा जा रहा था तभी से दूरियां कम हो गई थी। लेकिन ये दूरियां कितनी कम हुई थी उसका संदेश आजम खां के समर्थकों में रामपुर तक नहीं पहुंच पाया था और आजम खां जिस तरह से नाराज थे, जिस तरह से 2 साल में जेल बंद होने के दौरान आजम राम अखिलेश ने उनसे दूरी बना के रखी थी, जब वो छूटे तब भी उनसे मिलने के लिए नहीं गए और आजम खां का जो कद था यानी कि 2 साल के अंदर जब वो जेल में थे उनके ऊपर करीब 90 से अधिक मुकदमे दर्ज कराए गए और सरकार पूरी तरह से वहां पर लगी हुई थी। आजम खां सिर्फ ये चाहते थे कि मुस्लिम के नाम पर उन्हें वोट मिल जाए और समाजवादी पार्टी भी यही चाहती थी। इसी को दिखा करके उनसे वोट हासिल करने की कोशिश की गई। लेकिन जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम केशव मौर्य, ब्रजेश पाठक समेत पूरी उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी टीम वहां पर लगी हुई थी और उनका ये कहना था कि आप कैसा शासन चाहते हैं, क्या आजम खान का शासन चाहते हैं या फिर उत्तर प्रदेश के अन्य जिलों जैसी कानून व्यवस्था। दरअसल भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह का एक नया सिस्टम तैयार किया है उसमें भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ हिंदुत्व को ही नहीं चेहरा बनाया है, उसने उसने अपने कामकाज को, अपनी राशन को, अपने कानून को, अपनी बुलडोजर नीति को, इन सब को लेकर के समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से आगे बढ़ रही है उससे समाजवादी पार्टी नहीं निपट पाई और रामपुर का किला ध्वस्त हो गया। भले ही आजम खान ये शिकायत करते रहे, ये आरोप लगाते रहे कि वहां पर लोगों को वोट नहीं डालने दिया जा रहा है, लेकिन ये सब बातें अब जनता भी समझने लगी है कि इन बातों का कोई मतलब नहीं है। जब आप चुनाव जीतते हैं तो आप ईवीएम की बात करते हैं, जिला प्रशासन की बात करते हैं, पुलिस की बात करते हैं, कहते हैं कि हमें वोट नहीं डालने दिया गया। लेकिन जब वो सीटें आप जीत जाते हैं तब उन सीटों पर सारी चीज़ें, सारी परिस्थितियां आपके अनुकूल हो जाती हैं।
यही परिस्थिति अगर आप देखें तो आज आजम खां का जो रामपुर में हुआ वो कुल मिलाकर के यही हुआ। और अब रामपुर की बात इसलिए हो रही है क्योंकि रामपुर आजम खां का एक ऐसा किला था जिसके चलते आजम खां का कद रामपुर में ही नहीं पूरे प्रदेश में बड़ा माना जाता था। माना जाता था कि आजम खां को जब जेल से आजम खां चुनाव लड़े थे और सांसद पद का चुनाव जीत गए थे, तभी ये कहा जा रहा था कि आजम खां को रामपुर में हराना मुश्किल है। लेकिन मात्र 3 महीने में वो स्थिति हो गई कि जिस तरह से आजम को जितने वोट मिले थे उतने वोट विधानसभा चुनाव में नहीं मिल पाए और आजम खां का प्रत्याशी हार गया। आजम खां का अब कद घटेगा निश्चित रूप से। समाजवादी पार्टी में जिस तरह का उनका ऑरा था, समाजवादी पार्टी में कहा जाता था कि जब आजम खां के कहने पर ही टिकट दिया गया, क्योंकि वहां पर टिकट बहुत सारे लोग लगे हुए थे टिकट के लिए, लेकिन आजम खां ने जिसे चाहा उसे टिकट मिला। तभी से कहा जाने लगा था कि रामपुर में आजम खां जो कहेंगे वही होगा और इसी के चलते आजम खां का कद बढ़ा था। लेकिन अब जब आजम खां रामपुर में चुनाव हार चुके हैं, यानी कि उनका प्रत्याशी चुनाव हार चुका है, तो निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी में आजम खां का कद घटेगा और इसका खामियाजा आजम खां को आगे आने वाले समय में भुगतना पड़ेगा। क्योंकि जिस तरह की परिस्थितियां उनके साथ हैं, वो जिस तरह से कानूनी पेचीदगियों में फंसे हुए हैं, जिस तरह से मुकदमों में उलझे हुए हैं, अखिलेश यादव ने उनसे दूरी बना रखी है। टिकट जरूर उनके कहने पर दे दिया गया था, लेकिन अखिलेश यादव ने चुनाव से पूरी दूरी बना रखी। अखिलेश यादव एक बार भी रामपुर चुनाव पे प्रचार करने नहीं गए, ना ही वहां के लोगों से अपील की। उन्होंने पूरा चुनाव आजम खां के ऊपर छोड़ रखा था, जिसके चलते आजम खां चुनाव हार गए। अब बात हो रही है आजमगढ़ की। आजम खां आजमगढ़ खान रामपुर हारे वो एक दूसरा विषय है, लेकिन अखिलेश यादव आजमगढ़ हार गए। इसके पीछे अगर आप पूरा एनालिसिस करेंगे तो ये पाएंगे कि पूरी की पूरी गलती सिर्फ और सिर्फ अखिलेश यादव की है। अखिलेश यादव यहाँ से चुनाव जीते थे और ये सपा का गढ़ था। 2009 में यहाँ से मुलायम सिंह सांसद बने, 2014 में यहाँ से अखिलेश यादव चुनाव जीते, 2000 अभी 22 में फिर से उन्होंने 2017 में वो चुनाव जीते, 2019 में चुनाव जीते और 2022 का जब चुनाव था तब अखिलेश यादव ने वहां से इस्तीफा दे दिया और वहां से इस्तीफा दे करके विधायकी का चुनाव जीते और उसी को उन्होंने बनाए रखा। अखिलेश यादव यहाँ पर नेता विरोधी दल बनना चाहते थे विधानसभा में, जिसके चलते उन्होंने इस्तीफा दिया। लेकिन अखिलेश यादव ने जब वहां से इस्तीफा दिया तो वहां की जनता नाराज हो गई, क्योंकि वो उन्हें जिताकर सांसद भेजना चाहती थी, लेकिन वो वहां से इस्तीफा दे करके आए। लेकिन इसके बावजूद जब उन्होंने टिकट के लिए घोषणा की, तब उन्होंने जिस तरह के प्रत्याशियों की स्थानीय स्तर पर मांग हो रही थी, वो प्रत्याशियों का ऐलान नहीं किया गया। धर्मेंद्र यादव का ऐलान भी बिल्कुल जिस दिन प्रत्याशी का चयन का आखिरी दिन था, उस दिन धर्मेंद्र यादव का ऐलान किया गया। अखिलेश यादव, मैं आपको बिंदुओं में बता रहा हूं कि अखिलेश यादव ने किस किस तरह से गलती की। अखिलेश यादव ने उस धर्मेंद्र यादव का ऐलान करने के बाद अपने मतदाताओं से बात करने तक की कोशिश नहीं की, ना उन्हें समझाने की कोशिश की कि मैं यहाँ पर इस्तीफा देकर के क्यों गया हूँ, क्यों यहाँ से धर्मेंद्र यादव को आप लोग चुनाव जीते। अखिलेश यादव दरअसल ये मान बैठे थे कि ये पूरा चुनाव अखिलेश यादव ने, देखा जाए तो कमोवेश यही गलती विधानसभा चुनाव में की थी और यही गलती उन्होंने इस बार के उपचुनाव में की। उनका ये मानना है कि लोग भारतीय जनता पार्टी से इस कदर निराश हैं कि वो उन्हें चुनाव देने के लिए आतुर बैठे हैं। निश्चित रूप से यही गलती आजमगढ़ में हुई। उनका एक मानना कि आजमगढ़ का जो मुस्लिम मतदाता है, वहां बहुत बड़ी संख्या में मुस्लिम मतदाता है। उनको लग रहा था कि ये इतना निराश है कि वो उनको वोट जरूर देगा। लेकिन अखिलेश यादव ये भूल गए कि भारतीय जनता पार्टी से लड़ने के लिए, भारतीय जनता पार्टी से को हराने के लिए सिर्फ मुस्लिम के भरोसे बैठ पाना यह अब नहीं चल पाएगा, क्योंकि आप हिंदुत्व का विरोध करके और मुस्लिम को सपोर्ट करके आप भारतीय जनता पार्टी को हरा पाने में बिल्कुल नाकाम साबित होंगे। ये पहली बार नहीं,
कई बार के चुनाव में साबित हो चुका है, लेकिन इस बार के उपचुनाव में यह तस्वीर और ज़्यादा बिल्कुल साफ हो गई है। जो इस पर हल्की-फुल्की छवि धूमिल हो रही थी, वो भी साफ हो गई है कि सिर्फ मुस्लिम के नाम पर चुनाव नहीं जीत सकते। आपको बताऊं कि आजमगढ़ के जिन-जिन क्षेत्रों में मुस्लिम आबादी है और वहां पर अखिलेश यादव ने जिस तरह से वोट हासिल किए थे अभी पिछले चुनाव में, और भारतीय जनता पार्टी को वहां से एक भी वोट नहीं मिला था, उन जगहों पर, उन बूथों पर भी भारतीय जनता पार्टी अच्छी खासी तादाद में इस बार के चुनाव में वोट लेकर के आई है। जिस तरह से अखिलेश यादव ने मुस्लिम मतदा वहां से चुनाव प्रचार में दूरी बना के रखी, मुस्लिम मतदाताओं के सहारे रहे और उन्होंने धर्मेंद्र यादव को प्रत्याशी बनाया, जबकि वहां के स्थानीय लोग बार-बार मांग कर रहे थे कि आप एक बार चुनाव प्रचार में आइए, अपने लोगों से मिलिए, बात करिए। लेकिन अखिलेश यादव और कॉन्फिडेंस में थे। उनको लग रहा था कि चुनाव तो आजमगढ़ में कोई हमको हरा ही नहीं सकता है। इसके पीछे अखिलेश यादव की क्या रणनीति थी? अखिलेश यादव को ऐसा तो नहीं लग रहा था कि आजमगढ़ में हम जाएँगे और कुछ चुनाव बयान देंगे तो उस बयानों में हमको भारतीय जनता पार्टी घेर लेगी। उनका कुछ लोगों का मानना है अखिलेश यादव इस रणनीति के तहत बचना चाह रहे थे। लेकिन जब आप मैदान में होते हैं तो आपको खुलकर आना ही होता है, अपनी बात कहनी ही होती है। अगर आप मैदान से भाग जाएँगे तो निश्चित रूप से अगला प्रत्याशी जो आपका विरोधी होगा, वो मैदान मार लेने में कामयाब हो जाएगा। ये लोकोक्ति बहुत पुरानी है, लेकिन आज आजमगढ़ में इस लोकोक्ति को पूरी तरह से चरितार्थ होते हुए देखा जा सकता है। इन चुनाव परिणामों के बाद जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने 2 लोकसभा सीटों को खो दिया है, अब लोकसभा में सिर्फ समाजवादी पार्टी के 5 सदस्य रह गए हैं, जिसके चलते अब यह माना जा रहा है कि 2024 की लड़ाई बहुत कठिन है समाजवादी पार्टी के लिए, क्योंकि समाजवादी पार्टी के लिए 2024 का चुनाव ही भारतीय जनता पार्टी का विरोध के रूप में देखा जा रहा है। यानी कि अगर लोकसभा चुनाव में 2 पार्टियां आमने-सामने होंगी तो समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी। इस लिहाज से देखें तो करीब 75 सीटों पर समाजवादी पार्टी चुनाव हार चुकी है, 5 सीटें उसके हाथ में हैं आज की डेट में। लेकिन आप ये सोचिए, जब ये 2 सीटों पर उपचुनाव था और ये आजम खां और अखिलेश यादव का गढ़ था, जहां से समाजवादी पार्टी चुनाव नहीं जीत पाई, तो क्या आप उम्मीद करते हैं कि 2024 के उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी अपना मैदान छोड़ देगी? भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से इसके लिए अभी से तेज तैयारी कर चुकी है। पिछले विधानसभा चुनाव के अगले दिन ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में कहा था, जब उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के वोटरों को धन्यवाद दिया था, तब उन्होंने कहा था, हमें आज से ही, अपने कार्यकर्ताओं का आह्वान करते हुए कहा कि हमें आज से ही 2024 के चुनाव में लड़ना पड़ेगा। और भारतीय जनता पार्टी लगातार अभी से 2024 के चुनाव में लगी हुई है और चुनावों में जिस तरह से लगी हुई है, उसकी नीतियां, उसके रोजगार प्लान, उसकी योजनाएं, उसकी सब कानून व्यवस्था, उसकी बुलडोजर नीति, सब हर चीज का श्रेय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिस तरह से प्रधानमंत्री को देते हैं, ये निश्चित रूप से कवायद है 2024 के लोकसभा चुनाव की। और 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए जिस तरह से अन्य दल अभी सो रहे हैं और वो उनको लगता है कि अभी तो भारतीय जनता पार्टी के पास 2024 का जो चुनाव की बात कर रही है वह अभी दूर है। दरअसल विरोधी दलों को लगता है कि अभी तो चुनाव 2 साल बाद है, जबकि भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि अब चुनाव में सिर्फ 2 साल का ही समय बचा है। दोनों की रणनीति में यही अंतर है। लेकिन फिलहाल समाजवादी पार्टी की अखिलेश यादव इस चुनाव परिणामों से भी कोई सीख लेते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। उन्होंने आत्मविश्लेषण करने के बजाय ये कह दिया है कि भारतीय जनता पार्टी ने हमारे लोगों को वोट नहीं डालने दिया, हमारे लोगों के साथ बेईमानी हुई, इसी के चलते हम चुनाव हार गए। इसी तरह का बयान रामपुर में आजम खां भी दे रहे हैं। वो इस तरह कह रहे हैं कि कोई ईमानदार फौज को लगा करके खुले मैदान में हमसे चुनाव जीत लें तो जो कहेंगे वो मैं करूंगा और राजनीति से सियासत ले लूंगा। ये बयान निश्चित रूप से उनकी खिसियाहट को दिखाते हैं कि किस तरह से उन्होंने चुनावों में गलती की और अपना किला नहीं बचा पाए। अब आजम खान को और अखिलेश यादव दोनों को लंबा विचार करने की जरूरत है कि आखिर क्या स्थितियां हैं,
क्यों वो अपना किला नहीं बचा पाए। निश्चित रूप से ये हार भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी जीत नहीं है, लेकिन अखिलेश यादव के लिए ये बहुत बड़ी हार है। धन्यवाद, शुक्रिया।